राजस्थान के जयपुर में एक धर्मशाला जो कि सड़क किनारे है, उस पर पानी पीने का इंतजाम छोटा सा कर रखा है, जो कि आने जाने वाले लोग वहां पर पानी पी सके, जिसे प्याऊ कहा जाता है। अब वहां पर एक रजनी नाम की लड़की, जिसने साधारण से गरीबों वाले कपड़े पहन रखे हैं, उसके हाथ में एक फाइल है जो काफी ज्यादा पुरानी दिख रही है। वह जाती है और पानी पीती है, क्योंकि उसे काफी तेज भूख लगी हुई है और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बाहर से कुछ खा सके, और पानी पीकर ही अपना गुजारा करती है। दरअसल जो रजनी है वह जयपुर की एक गरीब बस्ती में रहा करती है और उसने बीए कर रखी है। बीए करने के बाद वह अपने लिए नौकरी चाहती है, लेकिन उसके कपड़े और पहनावे को देखकर सभी लोग उसे बेकार समझा करते हैं और उसे वहां से धकेल दिया करते हैं। कहते हैं कि चली जा यहां से, यहां पर तेरे लिए कोई भी काम नहीं है। रजनी अपने भाग्य को कोसती है, क्योंकि उसकी मां की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और उसे कैसे भी करके बहुत जल्द से 50,000 रुपयों की जरूरत है, और वह इसीलिए सोचती है कि अगर नौकरी मिल जाएगी तो वहीं से थोड़ा बहुत एडवांस लूंगी, कुछ इधर उधर से ले लूंगी, क्योंकि नौकरी रहेगी तो कमाकर पैसे वापस भी दे सकती हूं। वह नौकरी करना चाहती है। घर से माँ ने उसे 30 रुपए दिए थे कि बेटी इनमें से कुछ खा भी लेना और अपना किराया भी लगा लेना, लेकिन जयपुर के अंदर अगर किसी ई रिक्शा में भी बैठे तो 10 से 20 रुपए तो वही लोग ले लेते हैं। इसी वजह से सुबह से वो पैदल पैदल घूमकर अपने लिए कई दुकानों पर और कई कंपनियों में काम की तलाश कर चुकी है, लेकिन हर जगह से उसे तिरस्कार मिलता है। जब दोपहर का समय होता है और उसे काफी ज्यादा भूख लगती है, तो भूख के चलते वह इस धर्मशाला के साइड में खड़ी हुई थी, लेकिन तभी जब उसे ज्यादा भूख लगती है तो वह पानी पीने का फैसला करती है कि पानी पी लेती हूं, पानी से थोड़ी बहुत भूख दब जाएगी। पानी पीकर वह वहीं पर खड़ी हुई थी और सोच रही थी कि अब कहां जाया जाए और क्या होगा उसका। क्या बीए नाम के लिए हुआ करती है, इसके बेस पर कोई नौकरी नहीं मिला करती, जो सभी लोग मुझे मेरे कपड़ों से जज किया करते हैं। ऐसा सोचते हुए जब वह वहां पर खड़ी थी तो तभी थोड़ी दूर एक कैफे था, जो कि काफी ज्यादा महंगा कैफे था, और उस कैफे के सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। रजनी जो होती है उस गाड़ी की तरफ देखने लगती है कि ये भी इंसान है, इनकी जिंदगी भी है, देखो कैसे गाड़ी में घूम रहे हैं। और तभी उस गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उससे एक जवान और खूबसूरत लड़का बाहर उतरता है। उतरने के बाद वह सीधा कैफे के अंदर चला जाता है, लेकिन रजनी एक और बात नोटिस करती है कि उस लड़के का पर्स गाड़ी से उतरते वक्त नीचे ही गिर गया है। अब इस बात को देखकर जो रजनी होती है वो एकदम से वहां पर जाती है और वहां जाने के बाद उस पर्स को उठा लेती है। उठाने के बाद वो उसे खोल कर देखती है तो उसके अंदर कम से कम 15 से 20,000 रुपए होंगे, क्योंकि काफी अमीर व्यक्ति था जिसका एक पर्स था। अब इन 20,000 रुपयों को देखकर एक बार तो उसे लगता है कि क्यों ना इन पैसों को ले जाऊं और चुपचाप अपने पास ले जाऊं, कुछ दिन खाने पीने का इंतजाम तो हो जाएगा, और कुछ पैसे और इधर उधर करके अपनी माँ का ऑपरेशन में इन पैसों को लगा दूंगी। लेकिन तभी इसे याद आती है अपनी माँ की दी गई सीख कि बेटी ईमानदारी सबसे बड़ा धन होता है, इसे कोई बांटा नहीं करता और इसी से हमें अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। ऐसा सोचकर वह ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल देती है और सोचती है कि इस पर्स को मैं वापस लौटा दूंगी। ऐसा सोचकर वह पीछे कैफे की तरफ देखती है तो वह व्यक्ति काउंटर पर खड़ा होकर कोई ऑर्डर कर रहा था। इसके बाद वो वहां पर जाती है और वहां पर जाकर उससे कहने लगती है एक्सक्यूज मी। अब इसके बाद जो व्यक्ति होता है जिसका वह पर्स गिरा था, वह पीछे मुड़कर देखता है तो सामने रजनी खड़ी हुई थी, जिसके फटे पुराने मैले कुचले से कपड़े उसे दिखाई देते हैं और देखने से वो इसे भी भिखारन ही जज करता है। तो वह कहता है देखिए मैं भीख वगैरह नहीं दिया करता। लेकिन तभी यहां पर जो रजनी होती है वो कहती है कि मैं भिखारन नहीं हूं, मैं गरीब हूं और मैं ना आपका पर्स लौटाने के लिए आई थी। अब इस बात को सुनकर जो व्यक्ति होता है जिसका नाम करण होता है, वह एकदम से अपने जेबों को टटोलने लगता है और जब उसे उसका पर्स कहीं भी नहीं दिखाई देता तो वो कहने लगता है मेरा पर्स कहाँ है। तो उसके बाद एकदम से वो उस पर्स को उसके सामने करती है और कहती है कि लीजिए ये रहा आपका पर्स और ये आपकी अमानत आपके पास है, पैसे देख लीजिए कहीं कम तो नहीं है, बाद में मुझ पर इल्जाम लगाएं। ऐसा वो रूडली कहती है और इसके बाद रवि उसे खोलकर देखता है तो उसमें उतने ही पैसे थे और 1 भी रुपया कम नहीं था। ऐसा कहकर रजनी वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी जो करण होता है उसकी नजर उसकी उस फाइल पर पड़ती है, जो फाइल शायद डॉक्यूमेंट की फाइल लग रही थी, लेकिन देखने से वो काफी ज्यादा पुरानी और फटी पुरानी सी प्रतीत हो रही थी। इस बात को देखकर जो करण होता है वह एकदम से कहता है कि रुकिए, माफ कर दीजिए मुझे, मैंने आपको गलत जज किया। इसके बाद रजनी पीछे मुड़ती है और कहती है कि कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है इसमें, मेरी हालत ही फिलहाल ऐसी है जिस वजह से सभी लोग मुझे ऐसे ही जज कर रहे हैं। ऐसा कहकर वह फिर से जाने लगती है, लेकिन तभी जो करण है वो उसे रोकता है, कहता है कि रुकिए, क्या आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूं। अब इस बात को सुनकर रजनी के चलते हुए कदम एकदम से ठहर जाते हैं और वह
मुड़कर पीछे की तरफ देखने लगती है और जो करण होता है वह उसके पास पहुंच जाता है। पास पहुंचने के बाद रवि फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहने लगता है कि क्या इसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट हैं। तो उसके बाद रजनी कहती है कि हाँ डॉक्यूमेंट हैं। तो वह पूछने लगता है कि आप इन्हें क्यों लेकर घूम रही हो। तो रजनी बताती है कि मुझे ना बहुत जरूरी नौकरी की जरूरत है, क्योंकि मेरी माँ का ऑपरेशन होना है और उनके ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए चाहिए जल्द से जल्द। और अगर मुझे नौकरी मिल जाती है तो जहां से मुझे नौकरी मिलेगी कुछ एडवांस लूंगी, कुछ इधर उधर से पैसे इकट्ठे करूंगी और उसके बाद मेरी माँ का इलाज हो जाएगा। घर में 2 छोटे भाई बहन भी हैं, उनकी देखरेख भी करनी है। तो इसी वजह से नौकरी के लिए निकली थी, लेकिन लगता है कि कपड़ों की वजह से ही सभी लोगों को जज किया करते हैं, कोई भी नहीं देखा करता कि इंसान की काबिलियत क्या है। अब इस बात को सुनकर जो रवि होता है वह उससे कहने लगता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो मुझे एक बार डॉक्यूमेंट दिखाओ, क्योंकि मेरा भी एक ऑफिस है जिसको मैं चलाया करता हूं और वहां पर तुम्हें नौकरी मिल सकती है। अब इस बात को सुनकर रजनी, जिसका चेहरा काफी ज्यादा परेशानी में घिरा हुआ था, वह एकदम से अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाती है, लेकिन उसके पेट की भूख उस मुस्कान को ज्यादा अच्छी तरह से खिलकर नहीं आने देती। वह उस फाइल को आगे बढ़ाती है। जो करण होता है वो उस फाइल को देखता है और देखने के बाद कहता है कि देखो मैं कॉफी पीने के लिए आया था, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो क्या हम लोग बैठकर इस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके बाद रजनी कहती है हाँ हाँ कोई बात नहीं, अगर आप मुझे नौकरी दिला सकते हो तो आपके लिए मेरे पास टाइम ही टाइम है और चलो बैठते हैं। बैठने के बाद जो करण होता है वह उसके खाने के लिए कुछ ऑर्डर करता है, क्योंकि करण ने उसकी ईमानदारी तो देख ही ली थी, ऊपर से उसकी डिग्रियां वगैरह भी देख ली थी और उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वैसे नौकरी देकर रहेगा। जब खाने के लिए वहां पर आ जाता है तो जो रजनी होती है वह कहने लगती है कि इस सब की क्या जरूरत थी। तो करण कहता है कि मुझे आपको देखने से लग रहा है कि शायद आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तो पहले खाना खा लीजिए, मैं कॉफी पी लेता हूं और उसके बाद बात करेंगे। रजनी जो कि काफी ज्यादा भूखी थी, क्योंकि बाहर वह पानी पी पी कर अपनी भूख को शांत कर रही थी, तो वह एकदम से खाने पर टूट पड़ती है और फौरन से सारा खाना चट कर जाती है। अब जब करण देखता है कि ये काफी ज्यादा भूखी है तो वह और कुछ ऑर्डर कर देता है और वह ऑर्डर भी आ जाता है। करण कहता है कि ये और खा लीजिए, लेकिन रजनी मना करने लगती है, कहती है कि जितनी भूख थी वो शांत हो गई है, अब इसको मैं नहीं खा रही। करण जिद करता है, कहता है कि कोई बात नहीं, खा लीजिए, बाद में बात करते हैं। उसके बाद जो रजनी है उसको भी खा लेती है। यहाँ पर खाना पीना कंप्लीट जब हो जाता है तो करण कहता है कि देखिए नौकरी लगने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना हुलिया सुधारना होगा। तो जो रजनी कहती है कि हाँ हुलिया भी सुधार लूंगी, लेकिन एक बार नौकरी तो लगे, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। तो करण कहता है कि ठीक है, नौकरी तो तुम्हारी लग गई है और तुम्हें ना कल फलाने एड्रेस पर आना है और अच्छी तरह से तैयार होकर आना। ऐसा कहकर जो करण है वो उसे कुछ पैसे देता है, कहता है कि देखो थोड़ा बड़ा ऑफिस है तो उसमें अच्छे कपड़े पहन कर आना, कोई भी कमी ना दिखनी चाहिए। इस बात को देखकर रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगती है कि साहब आपने मुझ पर इतना विश्वास क्यों किया। तो उसके बाद करण कहने लगता है कि देखो जो तुमने किया है, आज के समय में इतनी परेशानियों से घिरा हुआ व्यक्ति शायद ही कोई कर पाता और तुमसे ईमानदार वर्कर मुझे नहीं मिल सकता। मेरे ऑफिस में रिसेप्शन के लिए जगह खाली है और रिसेप्शन पर अगर तुम जैसी ईमानदार लड़की रहेगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा कंपनी के लिए भी और मेरे लिए भी। ऐसा कहकर जो करण है वो 5,000 रुपए उसके हाथ पर रखता है और कहता है कि ठीक है कल आ जाना। तो रजनी कहने लगती है कि इतने पैसों की जरूरत नहीं है, आप अगर देना ही चाहते हो तो 1,000-2,000 रुपए दे दो, उन्हीं से मैं अच्छी तरह से तैयार होकर आ जाऊंगी। लेकिन तभी करण कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ के काम आ जाएंगे बाकी पैसे और तुम उनको रख लो। ऐसा कहकर करण अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है और रजनी की मानो को खुशी का ठिकाना ही नहीं हो। उसके बाद वह वहां से अपने घर जाती है और घर जाने के बाद अपनी माँ को बताती है कि माँ मुझे ना नौकरी मिल गई है और कल मुझे जाना है। इस बात को सुनकर माँ भी खुश होती है और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती है, कहती कि हे ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरी बेटी को नौकरी दिला दी है। अगले दिन जो रजनी होती है वह अपने लिए शॉपिंग करती है थोड़ा बहुत, और शॉपिंग करने के बाद अच्छे से तैयार होकर उस जगह पर पहुंच जाती है जिस जगह के लिए उसने बताया था। ये ऑफिस कोई छोटा ऑफिस नहीं था, काफी ज्यादा बड़ा ऑफिस था। और वहां पर जाने के बाद जब वह उस कंपनी के अंदर करण से मिलती है तो करण उसका वेलकम करता है और उसे उसका काम समझाकर वहां पर बिठा देता है। रजनी जो होती है वहां पर मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगती है, लेकिन जब रजनी वहां पर काम करती है तो करण बार बार उससे मिलने के लिए आया करता, क्योंकि उसकी छवि उसके दिमाग में घूम गई थी। और जब वह पहली बार तैयार होकर इस ऑफिस पर आई थी तो उसे देखकर वह एकदम से उसका मुरीद हो जाता है, क्योंकि रजनी गरीब भले थी लेकिन देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। जब करण ने अपनी तरफ से पैसे दिए थे तो अच्छी तरह से अच्छे कपड़े पहनकर आती है, अच्छे से सज धज कर आती है और उसे देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये वही लड़की है जो कल उसे उस दुकान
दुकान पर मिली थी और जिसे देखकर वो पहले बेकार समझ रहा था। अब पहली बार में उसे पसंद तो कर बैठता है, लेकिन उसे कुछ कह नहीं पाता है क्योंकि ये सब कुछ उसे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल सा लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ मन ही मन में उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगता है और उसके आगे पीछे घुमा करता है। उसने उसकी माँ के लिए एडवांस पैसे दे दिए थे और कहा था कि तुम आराम से काम करो। करण के दिमाग में आता भी है कि मैं उससे अपने प्यार का इजहार कर दूं, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि उसे लगेगा कि ये सोचेगी कि वह उसका फायदा उठा रहा है। तो इसीलिए पहले वो उसकी तरक्की करवाता है। लगभग 6 महीने के अंदर वह उसे इस कंपनी का मैनेजर बना देता है। जब वह मैनेजर बन जाती है तो उसके बाद एक दिन करण जो होता है वह अपने प्यार का इजहार रजनी से कर देता है। रजनी जब ये देखती है कि वह उससे अपने प्यार का इजहार कर रहा है तो एकदम से हैरान हो जाती है। कहती है कि साहब आप ये क्या कह रहे हो, आप इस कंपनी के मालिक हो और मैं एक छोटी सी मैनेजर हूं, तो आप मुझसे भला इस तरह से प्यार कैसे कर सकते हो और अपने प्यार का इजहार मुझसे कैसे कर सकते हो। यहां पर जो करण होता है वह कहता है कि देखो मैं भले ही इस कंपनी का मालिक सही, लेकिन दिल तो मेरे अंदर भी है। जिस दिन तुम पहली बार इस ऑफिस के अंदर आई थी उसी दिन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था और शायद तुम्हें भी यह बात महसूस हो गई होगी। तो जो रजनी होती है वह थोड़ा सा सोच विचार करती है और सोच विचार के बाद उसे महसूस होता है कि हाँ स्टार्टिंग से ही ये मुझे पसंद किया करते हैं। तो रजनी कहती है कि हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं मामूली सी झोपड़पट्टी में रहा करती हूँ, अपनी माँ और छोटे भाई बहनों का ख्याल रखा करती हूँ और आप कहाँ इतनी बड़ी कंपनी के मालिक। हमारे दोनों की जोड़ी अच्छी नहीं रहेगी और आप ये सब कुछ भूल जाइए। लेकिन जो करण होता है वह कहता है कि नहीं भूल सकता क्योंकि मैं तुम्हें अपना दिल दे बैठा हूँ और अब मैं तुम्हारे बिना जिंदगी नहीं बिता सकता। इसके बाद जो रजनी होती है वो थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद कहने लगती है कि देखिए सर, अगर आपको ऐसी कोई बात करनी है शादी वगैरह की तो आप मेरी माँ से करें तो ही अच्छा रहेगा। अब इस बात को सुनकर जो करण होता है वह और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि आज के समय में अगर किसी गरीब लड़की को ऐसा पति मिले जो कि काफी पैसे वाला हो और वह उससे शादी के लिए कहे खुद अपनी तरफ से, तो उसके बाद वो मना कर ही नहीं सकती। लेकिन इसके बाद भी इसने अपना फैसला माँ के ऊपर छोड़ दिया है। इस बात को सुनकर जो करण होता है वो कहता है कि ठीक है तो चलो मेरे साथ गाड़ी में बैठो और हम लोग चलते हैं तुम्हारे घर पर। इसके बाद जो रजनी होती है वह उसके साथ बैठने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ से वो दोनों गाड़ी में बैठकर सीधा उस झोपड़पट्टी में चले जाते हैं जिस झोपड़पट्टी के अंदर रजनी रहा करती थी। और कुछ दिनों पहले उनके पास खाने पीने तक का सामान नहीं था, वह बस्ती वालों से इधर उधर खाना मांग लिया करते थे 1-2 दिन की उधारी पर। अब जैसे ही वो बड़ी गाड़ी उस झोपड़पट्टी के अंदर घुसती है तो सभी लोग उसे देखने लगते हैं और धीरे धीरे जब वह गाड़ी रजनी के घर पर जाकर रुकती है तो लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यह तो पता है कि इनकी बेटी को नौकरी मिल गई है और वह सच सवर कर घर से जाया करती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि इतनी बड़ी गाड़ी उनके घर पर क्या कर रही है। इसके बाद वह गाड़ी घर के दरवाजे पर रुकती है और उससे जब रजनी और रजनी के साथ में ये जवान लड़का उतरता है तो वो लोग हैरान हो जाते हैं और इस घर के ऊपर तांग झांकी करने लगते हैं। रजनी और करण दोनों के दोनों घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर जाने के बाद करण जो होता है वो रजनी की माँ से पहले तो परिचय करता है अपना। कहता है कि मैं उस कंपनी का मालिक हूँ जिसमें आपकी बेटी काम किया करती है और मैं आपकी बेटी से प्यार कर बैठा हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर रजनी की माँ पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसकी तरफ देखती ही रह जाती है। तभी जो करण है वो कहता है कि माँ जी ये कोई सपना नहीं है, मैं सच में आपकी बेटी से प्यार कर बैठा हूँ और जब मैंने उसे शादी के लिए कहा तो उसने कहा कि इस बारे में अगर माँ से बात करो तो ही अच्छा है और ये बात मुझे और भी ज्यादा अच्छी लग गई। अब तो मुझे हर हाल में इसी से शादी करनी है, आप बताओ कब मेरी से शादी करा रहे हो। इस बात को सुनकर रजनी की जो माँ होती है वो कहने लगती है कि बेटा ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा ना, आप कितने बड़े आदमी हो और हम कितने गरीब आदमी हैं, ऐसा सब कुछ ठीक नहीं है और इस रिश्ते को लोग तरह तरह से बदनाम करेंगे, कहेंगे मेरी बेटी से कि उसने जाकर उससे इस तरह से फंसा लिया और फंसाने के बाद उससे शादी कर ली पैसों के लिए, लेकिन हम लोग लालची नहीं है। तभी यहाँ पर जो करण होता है वो कहता है कि माँ जी मुझे भी पता है कि आप लोग पैसों के लालची नहीं हो, आप मेहनती और ईमानदार हो और इसी वजह से मैं इसे शादी करना चाहता हूँ। लोग क्या कहेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप ये बताओ कि आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे सकती हो। अब जो रजनी की माँ होती है वह चाहती भी है कि उसकी बेटी की शादी हो जाए क्योंकि रजनी के पिता तो काफी दिन पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और माँ ने ही जैसे तैसे अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया ताकि वो काबिल बन सके और अपने जीवन को आराम से व्यतीत कर सके। लेकिन अपने छोटे बच्चों की तरफ देखने लगती है और सोचती है कि अगर इसकी शादी हो जाएगी तो उसके बाद इनका भरण पोषण कौन करेगा, क्योंकि उसका ऑपरेशन तो हो गया है लेकिन अभी उसे काम पर जाने से मना किया है। तो वो कहने लगती है कि बेटा बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन कम से कम 6 महीने आपको रुकना होगा क्योंकि तुम्हें भी पता है अभी अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है और जब मैं काम धंधा करने लायक
हो जाऊंगी तो उसके बाद जरूर से मैं इससे तुम्हारी शादी करा दूंगी। इस बात को सुनकर जो करण है वो कहने लगता है कि आप उस चीज की चिंता क्यों कर रही हो, आपको अब काम धंधा करने की जरूरत नहीं होगी। आपकी बेटी की शादी भले ही मुझसे हो जाए लेकिन उसकी सैलरी आप ही को मिला करेगी। बस आप अपने जीवन को आराम से व्यतीत करना और बाकी जिम्मेवारियां आप मुझ पर छोड़ दो। इस बात को सुनकर रजनी की मां थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद इस बात की हामी भर लेती है। यहाँ पर बस्ती वाले भी जो कान लगाकर ये बात सुन रहे थे वो लोग भी हैरान हो जाते हैं और उसके बाद जो करण होता है वह वहां से वापस जाता है और अपने माता पिता को ये सारी बातें बताता है। उसके बाद रजनी और करण दोनों की धूमधाम और रीति रिवाज से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो रजनी है वह करण के घर में दुल्हन बनकर चली जाती है। हालांकि शादी के बाद भी वह उसी कंपनी में मैनेजर का काम किया करती है और जो भी उसे सैलरी मिला करती है उसी सैलरी से अपने परिवार को पाल रही है। करण को इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है क्योंकि रुपए पैसों को उसके पास कोई भी कमी नहीं है। हालांकि जो रजनी है उसे पहले देखकर तो उसके घर वाले, करण के घर वाले नाक मुंह सिकोड़ते हैं, लेकिन जब रजनी का व्यवहार उन्हें दिखता है और अच्छी तरह से उसे जानने पहचानने लगते हैं तो उसके बाद वो लोग भी उसे अपना लेते हैं और वो लोग खुशियों के साथ आज तक भी अपना जीवन इसी तरह से जी रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।